क्या कभी सोचा है कि बड़े बड़े साम्राज्य आखिर बनते कैसे हैं? आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ पर चलेंगे, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये वो दौर था जब कुछ ऐसे जबरदस्त बदलाव हुए जिसने आने वाले भारत की पूरी नींव ही रख दी। ये एक महान परिवर्तन का युग था। और यही सवाल असल में हमारे आज के इस सफर का सेंटर पॉइंट है। एक कबीले वाली जिंदगी से निकलकर बड़े बड़े ताकतवर राज्यों का बनना, ये किसी पहेली की तरह है। तो आज हम इसी पहेली के सारे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये जो बड़ा बदलाव था वो किसी एक लड़ाई या किसी एक राजा की वजह से नहीं आया था। नहीं, इसकी जड़ें थीं एक क्रांतिकारी चिंगारी में। वो चिंगारी थी टेक्नोलॉजी और खेती-बाड़ी में हुए कुछ बहुत ही बुनियादी बदलावों की। सबसे पहले बने जनपद। देखिए, वैदिक समाज में कबीले, जिन्हें जन कहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन फिर जब खेती का तरीका बेहतर हुआ तो उन्होंने एक जगह बसना शुरू कर दिया। जिस जमीन पर कबीले ने अपने पैर जमा लिए, वही जनपद कहलाया। ये सुनने में छोटा सा कदम लगता है, पर असल में राज्यों के बनने की तरफ ये पहला बड़ा कदम था। इस बदलाव के पीछे दो बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांतियां थीं। पहला, लोहे के औजारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। अब लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ करना और लोहे के हल से कठोर जमीन जोतना बहुत आसान हो गया। और दूसरा, धान की रोपाई की नई तकनीक, जिससे चावल की पैदावार कई गुना बढ़ गई। इतिहास में पहली बार इतना अनाज पैदा हुआ जो जरूरत से कहीं ज्यादा था। और यही अतिरिक्त अनाज, जिसे हम सरप्लस कहते हैं, सब कुछ बदलने वाला था। तो अब जब खेतों में इतना अनाज पैदा हो रहा था तो उसका असर कहीं और भी दिखना था, और वो जगह थी शहर। इसी कृषि सरप्लस ने भारत के दूसरे शहरीकरण को जन्म दिया। आइए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नई शहरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। जरा उस नए शहरी माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ दीवारों से घिरे शहर बस रहे थे, जिन्हें पुर या नगर कहा जाता था। इन शहरों के अंदर हलचल से भरे बाजार थे, जिन्हें निगम कहते थे। लोग पहली बार पक्की ईंटों से घर बना रहे थे, और जो हुनरमंद कारीगर और व्यापारी थे, उन्होंने अपने अपने संगठन बना लिए थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। इस नई अर्थव्यवस्था में सामान के बदले सामान यानी बार्टर सिस्टम का दौर अब खत्म हो रहा था, और उसकी जगह ले रहे थे धातु के सिक्के। ये भारत के पहले सिक्के थे, जिन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बस अलग अलग चिन्हों की मोहर लगी होती थी। मजे की बात यह है कि शुरुआत में इन्हें व्यापारी संघ ही जारी करते थे, पर जल्द ही राज्यों ने भी अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अब जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही थी, तो ये तो तय था कि राजनीति भी बदलेगी। तो सवाल ये था कि इस नई दुनिया में सत्ता कैसे काम करेगी। इसी खेती के सरप्लस और बढ़ते व्यापार ने संगठित राज्यों को जन्म दिया। हमें सब पता कैसे चलता है? उस जमाने के कुछ टेक्स्ट्स हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ये हमें बताते हैं कि उस समय पूरे उत्तर भारत में एक दो नहीं बल्कि 16 महान राज्य या महाजनपद फैले हुए थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी 16 राज्य एक जैसे नहीं थे। कुछ थे राजतंत्र, जहां मगध और कोसल की तरह एक ही राजा का शासन था। लेकिन कुछ और भी थे जिन्हें गण संघ कहा जाता था, जो असल में आज के रिपब्लिक जैसे थे, जहां कबीलों के प्रमुख मिलकर शासन करते थे, जैसे वज्जी और मल्ल। यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि एक पूरी सभा के हाथ में थी। लेकिन जब इतने सारे शक्तिशाली राज्य एक साथ उभरेंगे तो क्या होगा? जाहिर है टकराव। राज्यों का ये नया युग शांति का युग नहीं था। जल्द ही पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम करने के लिए इन महाजनपदों के बीच एक लंबी और भयानक लड़ाई छिड़ गई। तो इस महासंग्राम का विजेता कौन बना? इस संघर्ष में अंततः एक राज्य विजयी हुआ, और वो नाम था मगध। आइए देखें कि मगध ने ये कैसे किया, और ये पावर को कंसोलिडेट करने का इतना जबरदस्त उदाहरण क्यों है। वर्चस्व की इस रेस में 4 राज्य सबसे आगे निकल गए। मगध, कोसल, अवंती और वत्स, ये अपने समय की सुपर पावर्स थीं। लेकिन अंत में विजेता सिर्फ एक ही हो सकता था, और वो था मगध। तो सवाल ये है कि मगध ही क्यों जीता? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? जी नहीं।
मगध की जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये उसकी यूनिक ज्योग्राफिकल और मिलिट्री ताकत का नतीजा थी, जिसने उसे बाकियों पर एक जबरदस्त बढ़त दी। देखिए, मगध के पास गंगा के उपजाऊ मैदान थे, मतलब सेना और शहरों के लिए खाने की कभी कोई कमी नहीं। पास में ही लोहे की खदानें थीं, जिनसे बेहतरीन हथियार बनते थे। उसकी दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र कुदरती तौर पर सुरक्षित थीं। और सबसे बड़ी बात, मगध ने पहली बार युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया। उस जमाने के लिए ये एक गेम चेंजर हथियार था। लेकिन कहानी सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और पैसों की नहीं है। जब समाज में इतनी बड़ी उथल-पुथल होती है तो लोगों की सोच भी बदलती है। इसके साथ साथ एक गहरा बौद्धिक और आध्यात्मिक मंथन भी चल रहा था। उस समय का समाज भी काफी तनाव से गुजर रहा था। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था और पुरानी व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा था। सत्ता और सम्मान के लिए ब्राह्मणों यानी पुजारियों और क्षत्रियों यानी योद्धाओं के बीच एक साफ होड़ दिखाई दे रही थी। इस उथल-पुथल भरे माहौल ने नए दार्शनिक आंदोलनों के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। ऐसे आंदोलन जिन्होंने स्थापित ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को सीधे-सीधे चुनौती दी। और यही माहौल हमें बताता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय उसी दौर में क्यों हुआ। इनके संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय थे। उन्होंने मुश्किल यज्ञों और जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए उन्होंने ज्ञान का मार्ग सभी के लिए खोल दिया, जिसमें महिलाएं और शूद्र भी शामिल थे। तो हमने देखा कि कैसे लोहे के एक हल से शुरू हुई कहानी साम्राज्यों के बनने और फिर नए धर्मों के जन्म तक पहुंची। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी समाज में नई ताकत पैदा करती है तो क्या हमेशा उसे बैलेंस करने या उसे चैलेंज करने के लिए नए विचार भी जन्म लेते हैं।